ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय बजट 2021-22 पर आर्थिक विशेषज्ञों की राय। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। कल वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया। इस बजट में जहां एक ओर उद्योग और निवेश के क्षेत्र में सकारात्मक पहल की गई है, वहीं आम नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार और बुनियादी ढांचे को पुख्ता बनाने पर विशेष बल दिया गया है। बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र में विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य क्षमता को विकसित करने के लिए और लोगों तक बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान किया गया और इस क्षेत्र में खर्च की जाने वाली रकम को 137% तक बढ़ाया गया। अगले वित्त वर्ष के लिए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए किया गया। बजट में रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने पर जोर देते हुए सरकार द्वारा पूंजी के खर्च में 19% की बढ़ोतरी की गई है। वित्त मंत्री द्वारा एक अहम ऐलान में 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर में छूट देने के बारे में कहा गया। पूंजी खर्च को बढ़ाकर इस बजट में 5,54,000 करने का प्रावधान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट को अवसरों का बजट बताया। उन्होंने कहा, इससे विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक वृद्धि होगी, उद्योग, निवेश और बुनियादी ढांचे में सकारात्मक बदलाव आएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बजट से रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। हम इस बजट में जिन सिद्धांतों को लेकर चले हैं वो है ग्रोथ के लिए नए अवसरों, नई संभावनाओं का विस्तार करना, युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण करना, मानव संसाधन को एक नया आयाम देना, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए नए नए क्षेत्रों को विकसित करना, आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ना, नए सुधार लाना। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ये बजट समाज के सभी वर्गों की आकांक्षाओं को पूरा करता है। ये बजट देश को नई दिशा दिखाने वाला है। जिस तरह से रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवे सब प्रकार के मूलभूत संरचनाओं को बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा रखा है, उससे देश भी आगे बढ़ेगा और रोजगार भी बहुत मात्रा में पैदा होगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए विशेष प्रावधानों पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपने विचार व्यक्त किए। बजट में हेल्थ के प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, क्यूरेटिव एस्पेक्ट और जो वेलबींग है यानी होलिस्टिक हेल्थ, इसको बहुत प्रमुखता से, बहुत गहराई और अध्ययन के बाद इसकी चिंता की गई है। अगले 6 साल के लिए आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत 64,180 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया है और ये प्रावधान जो हमें नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर, जिसके माध्यम से हम देश की सारी स्वास्थ्य सेवाओं को चलाते हैं प्रमुख रूप से, उसके अलावा ये जो है प्रावधान हमारे लिए किया गया है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने इस बजट को सराहनीय कदमों वाला बताया और इसे आम नागरिकों के लिए वित्त उपाय की संज्ञा दी। बजट में कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि कॉमन मैन को कोई दिक्कत करे। प्रो कॉमन मैन बजट है ये बजट फेवरेबल है कॉमन मैन के लिए। बजट में एक और खासियत है, इजीनेस, सिंप्लिसिटी और डिजिटाइजेशन पर थ्रस्ट, और ये बहुत बड़ी चीज है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सुनीत शर्मा ने आकाशवाणी के साथ बातचीत में रेलवे के लिए इस बजट को प्रगतिशील बताया। रेलवे का बजट ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल बजट है, पाथ ब्रेकिंग बजट है। दिस इज अ फ्यूचर रेडी बजट फॉर द रेलवे की कैपेसिटी एनहेंस करें हम लोग, बेटर सर्विसेज दें, पैराडाइम शिफ्ट हो, हमारा डिलीवरेंस के ऊपर ध्यान हो, पैसेंजर के लिए कन्वीनियंस हो और फ्रेट के लिए ये फर्स्ट रहे। वाणिज्य और उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष राजीव पोद्दार ने इस बजट को विकास का बजट बताया। जो बजट दिया है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत ही बढ़िया है, बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड है और इस पे जो उन्होंने स्ट्रेस दिया है हेल्थ वेलबींग पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे या इंक्लूसिव बजट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे, ह्यूमन कैपिटल पे, इनोवेशन एंड R&D पे और मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नमेंट गवर्नेंस पे जो एम्फेसिस दिया है वो बहुत ही तारीफ करने लायक है। बजट हेल्थ केयर पे का बढ़ाया है और उन्होंने बहुत अप्रोप्रिएटली 137% उसका राइज दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो बूस्ट आएगी वो बहुत जरूरी थी क्योंकि इससे एसेट्स भी बनेंगे प्लस GDP बढ़ेगी, इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगा और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा इंक्लूडिंग इन रूरल एरियाज। परिसंघ की पूर्व अध्यक्ष भावना दोषी ने भी इस बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की।
बजट में डायरेक्ट टैक्स के बारे में कुछ ज्यादा टिंकरिंग नहीं हुआ है, जो एक बहुत ही अच्छी बात है कि इससे टैक्स में स्टेबिलिटी बनी रहेगी, लोगों को सर्टेनिटी रहेगी। जो 75 इयर्स के ऊपर के सीनियर सिटीजन्स हैं, उन लोगों के लिए एक थोड़ी सुविधा कर दी गई है, उनको टैक्स का रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ेगा। टैक्स तो जैसा था वैसा ही है, लेकिन रिटर्न फाइल करने में सुविधा कर दी गई है। बाकी कोविड सेस के बारे में सब लोग सोच रहे थे कि आएगा, वो नहीं आया है, तो उसे बहुत लोगों को एक रिलीफ जैसा हो गया कि चलो एक्स्ट्रा टैक्स कुछ आया नहीं है। इंटरनेशनल बिजनेस कमेटी के चेयरमैन दिनेश जोशी ने इस बजट को हर तरह से संतुलित बताया। हेल्थ सेक्टर के लिए बेनिफिट दिए हैं, एग्रीकल्चर ग्रोथ कैसे बढ़ेगा उसके लिए उन्होंने अच्छे योजनाएं दिए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में तो बहुत ही बढ़िया जो अनाउंसमेंट किया है। आज हमारा जो रोड सेक्टर है इतना वाइब्रेंट हो गया है और रोड मिनिस्ट्री ने बहुत अच्छा काम किया। 8,500 किलोमीटर के उन्होंने रास्ते बनाए। ये रास्ते 8,500 किलोमीटर से 11,000 कैसे बन सकते हैं, ये पूरा इस बजट के अंदर विचार किया उन्होंने। उसके लिए जो फंड एलोकेट किए, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए उन्होंने जो बजट एलोकेट किया, उससे तो इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर बढ़ेगा, उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगे। बैंकिंग क्षेत्र के विशेषज्ञ महेंद्र कुमार चौहान ने बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों को लेकर की गई घोषणाओं पर कहा, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस सेक्टर के लिए बहुत अच्छा बजट है। पिछले कई सालों में हम अगर देखें तो ये सबसे सिंपल बजट है और इसमें बैंकिंग के लिए खास बात तो ये है कि 20,000 करोड़ का रीफाइनेंसिंग जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए हुआ है, उससे बैंक्स को काफी राहत मिलेगी और उनका प्रोग्रेस भी होगा। कुछ 5-6 पब्लिक सेक्टर बैंक्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनका नाम उन्होंने अभी नहीं दिया है, बाद में पता चलेगा। उनको डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा, तो उसके डिसइन्वेस्टमेंट के बाद जो प्राइवेट सेक्टर उसके साथ पार्टनरशिप करेंगे, उससे वो बैंक्स भी बहुत अच्छे चलेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश के चलते अर्थव्यवस्था को होने वाले लाभ को दृष्टि में रखते हुए सरकार के निर्णय पर आर्थिक विश्लेषक शरद कहते हैं, बाजार की जो अभी हालत है उसके हिसाब से तो मुझे लग रहा है डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर सरकार काफी पॉजिटिव है। और डिसइन्वेस्टमेंट के जो हमने देखा कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, अगर आप उन पे ध्यान दें तो वो अंडर वैल्यूड है। अगर आप उनके जो पीयर्स हैं, उनके जो प्राइवेट कंपनीज हैं जो उसी प्रकार के बिजनेस में है, उनके मुकाबले वो अंडर वैल्यूड थी। और ये निरंतर हमने पिछले कुछ महीनों में देखा कि पीएसयूज के जो शेयर थे उनमें जो उछाल आया वो शायद हमें पिछले काफी वर्षों में देखने को नहीं मिला। तो ये बताता है कि लोगों को, इन्वेस्टर्स को, निवेशकों को ये पता चल गया है कि ये पीएसयूज में बहुत बड़े एसेट्स हैं। तो मुझे लग रहा है सरकार इसी अवसर को गंवाना भी नहीं चाहती है। अब जब पीएसयूज के बारे में इतना सकारात्मक एक एटीट्यूड, एक इंप्रेशन मिला है, तो उसको इसी समय उसको एनकैश करना चाहिए। और एक अंग्रेजी में कहावत होती है, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, और सरकार ने खुद भी इस बारे में बोला है। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को गवर्नेंस की तरफ वो चाहती है कि हम ध्यान दें, ना कि हम इन पीएसयूज को देख रहे हैं कुछ एक लॉसेस में चली गई, जो आज प्रॉफिट में है, कल को हो सकता है वो भी किसी कारण से लॉस में चले जाए। तो सरकार चाहती है इससे पहले कि वो लॉस में जाए या उसकी एफिशिएंसी में फर्क पड़े, हम उसमें से अपना निवेश धीरे धीरे करके निकाल लें। तो वहां पर हमने देखा एफिशिएंसी भी आई है, ऐसी बात नहीं है। और सरकार की जो एक्सपर्टीज है वो गवर्न करने में, और सरकार उस पर फोकस करना चाहती है। इस बजट में बुनियादी क्षेत्र में किए जाने वाले प्रावधानों से आम लोगों को होने वाले लाभ पर आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर यामिनी अग्रवाल ने कहा, जी एक बहुत अच्छा बजट है, क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करना जो बहुत जरूरी है ताकि लोगों तक स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचे, वो है। साथ ही साथ अगर आप देखें डबल इनकम करने के लिए फार्मर्स के लिए फिशरीज के ऊपर काफी ध्यान दिया गया है। ये भी ध्यान दिया गया है कि जो डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं उनको भी फायदा पहुंचे। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस लगाया गया, जो एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए बिना एक आम आदमी के ऊपर बोझ डाले हुए, क्योंकि जो अभी इंक्रीज है वो कस्टम्स ड्यूटीज के अंदर किया गया है और कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में किया गया है। टोटल कस्टम ड्यूटीज को सेम लेवल पे रख करके, पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज किया गया है। ये भी कोशिश की गई है कि जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा एक रोजगार पैदा हो, उस रोजगार से सिर्फ जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है उसी को फायदा ना पहुंचे, पर उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट से लोगों के आय में 2 गुनी और 4 गुनी बढ़ोतरी हो, जिसे हम कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। जब आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं खासतौर पे कैपिटल के लेकर के, उनकी जो लागत होती है उससे कहीं गुना ज्यादा आपके जीडीपी में ग्रोथ होती है, जिसका सीधा असर आपको इनकम्स में दिखेगा, चाहे वो स्टील सेक्टर हो, सीमेंट हो या एलाइड सर्विसेज हो। भारत का ये पहला डिजिटल बजट था जिसमें इस साल के अलावा आने वाले सालों में विभिन्न क्षेत्रों में किए जाने वाले विकास का खाका प्रस्तुत किया गया। आकाशवाणी समाचार के लिए कमल कुमार प्रजापति।
अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय बजट 2021-22 पर आर्थिक विशेषज्ञों की राय। इसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।